हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीएससी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम कक्षा 12 का मॉडल पेपर हल कर रहे थे, जिसमें हमने प्रश्न संख्या 10 तक हल कर लिया था और आज से हम प्रश्न संख्या 11 से हल करेंगे। आप चैनल का भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाइए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए इसे और आप भी इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। अब हम बिना समय खराब किए अपने अगले प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। और प्रश्न संख्या जो 11 है, इसमें लिखा है हमारे पास में कि एक समाकलन दिया है और समाकलन में लिखा है समाकलन x इंटू tan इनवर्स x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और इंटू में dx है। इस समाकलन को हल करना है, इसको हम i के बराबर रख लेते हैं। इस समाकलन को हल करने के लिए हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। प्रतिस्थापन करने के लिए हम tan इनवर्स x को t मानेंगे तो हमारे पास बाकी जो x की फॉर्म में है वो चेंज हो जाएगा t की फॉर्म में। तो इसलिए हम यह मानते हैं, माना tan इनवर्स x बराबर में है t। अगर tan इनवर्स x के बराबर में हम t मानते हैं, यानी हमारे पास में यहाँ से x बराबर में मिल जाता है tan t। x के बराबर मिलेगा हमें tan t मिल जाएगा। और अब इसे इसके अंदर पुट करते हैं तो उसके पहले हम अवकलन करते हैं। तो tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है तो इसका अवकलन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये आ गया dx और यहाँ आ जाएगा dt आ जाएगा। इसके अंदर रखते हैं हम, तो इसके अंदर रखते हैं तो हमारे पास में आएगा, देखो i बराबर में समाकलन, यहाँ देखो tan इनवर्स x की जगह तो हम t लिख सकते हैं, tan इनवर्स x की जगह तो हम लिख सकते हैं t, और यहाँ लिखा हुआ है x की जगह हम लिख सकते हैं tan t, x की जगह हम लिख सकते हैं इंटू में tan t। और इसके बाद में हम नीचे देखते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, यानी 3/2 का मतलब 1 और आधी पावर है, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसकी जगह तो रख देंगे dt। फिर यहाँ हमारे पास में आधी पावर और बच जाएगी, यानी यहाँ हमारे पास में जो आएगा इस 1 पावर और dx की जगह तो हम रख देते हैं dt। अब हमारे पास में यहाँ बच गया आधी पावर बच गई और यहाँ इसके अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच गया। इसको भी चेंज करना है तो इसको चेंज करने के लिए फिर से इसमें x की जगह हम क्या रख सकते हैं, tan t रख सकते हैं। तो इसमें रखेंगे i बराबर में समाकलन t इंटू tan t बटा वर्गमूल 1 प्लस यहाँ x की जगह रखेंगे tan t, यानी tan स्क्वायर t आ गया। अब इसे और आगे हम हल करते हैं तो i बराबर में समाकलन, यह आ गया t और यह आ गया tan t, यहाँ इसके साथ dt है, और इसके नीचे देखो 1 प्लस tan स्क्वायर t, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर t की जगह लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर t, और sec स्क्वायर t के ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है तो इसका मतलब sec t आ गया। तो इसकी जगह रख देंगे sec t और यह आ गया हमारे पास में dt। इसको आगे हल करते हैं तो देखो, इसको आगे हम हल करते हैं तो इसके अंदर देखो कि ये जो sec t है ये ऊपर जाएगा तो cos t में बदल जाएगा, यानी इसे हल करते हैं तो हमारे पास में आएगा i बराबर में, और इसके अंदर आएगा समाकलन t और ये आ गया tan t और यहाँ आ गया cos t और ये आ गया dt। i बराबर में समाकलन और यहाँ आ गया t इंटू में, देखो ये tan t है और ये है हमारे पास में cos t। tan t को हम sin t बटा cos t लिख सकते हैं, और एक cos t यहाँ है, यानी इसको लिख सकते हैं हम sin t बटा में लिख सकते हैं cos t, और इंटू में है cos t और ये इंटू में dt। इसको आगे देखते हैं तो हमारे पास में आएगा समाकलन cos t से cos t कैंसिल हो गया और t इंटू ये आ गया हमारे पास में sin t dt। यानी फाइनली हमारे पास में ये आया है कि i बराबर में समाकलन t इंटू साइन t, और इसका समाकलन हमें करना है। t इंटू साइन t का समाकलन करना है। i लेट से हम इसके अंदर मानते हैं कि
फर्स्ट और सेकंड किससे मानेंगे, ये u और v दो फंक्शन गुणा में आ गए हैं और ये दो फंक्शन गुणा में हैं, तो इसमें भी किसको फर्स्ट मानेंगे इसकी प्राथमिकता हम चेक करते हैं यहाँ। और हमारे पास में i लेट से देखते हैं, i का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन जो इसके अंदर है ही नहीं। इसके बाद है लॉगरिथम फंक्शन, ये भी नहीं है इसके अंदर। इसके बाद है एलजेब्राइक फंक्शन, तो एलजेब्राइक फंक्शन हमारे पास में t है, तो इसका मतलब इसके अंदर हम फर्स्ट मानेंगे इसको, t को फर्स्ट मान लिया और सेकंड मानेंगे, जो बच गया वो सेकंड है, तो sin t हमारे पास में क्या आ गया, सेकंड आ गया। और हम जानते हैं फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से जो समाकलन देखते हैं वो क्या आएगा, समाकलन का जो चिन्ह आएगा इसके अंदर क्या होता है, जिसको फर्स्ट मानते हैं इसको बाहर रखते हैं। यानी जैसे मान लो कि यहाँ फर्स्ट और सेकंड है, u और v है, आप सूत्र के रूप में लिख सकते हैं इसको, u इंटू वी है और इसका हमें समाकलन करना है। तो जो फर्स्ट है इसको बाहर रख लेंगे, सेकंड का समाकलन माइनस का चिन्ह, बड़ा सा समाकलन, और जिसका समाकलन नहीं किया था यानी जिसको छोड़ा था उसी का अवकलन कर देंगे, तो यूं डैश लगा दिया मैंने, और जिसका समाकलन किया था फिर से उसका समाकलन कर देंगे। ये इस प्रकार से होगा। अब हम देखते हैं कि हम कैसे इसको हल करेंगे। i इज इक्वल टू, और u की जगह तो हम क्या रखेंगे, जो फर्स्ट है, फर्स्ट का मतलब t को बाहर रख दिया हमने, समाकलन, और यहाँ रख देंगे sin t v है ना, यानी सेकंड है, सेकंड क्या है हमारे पास में sin t, और ये हमारे पास है dt माइनस का साइन, और ये समाकलन, और यहाँ लिखेंगे u डैश का मतलब फर्स्ट वाले का अवकलन, यानी d अपॉन dt, और t का यहाँ अवकलन करना है। फर्स्ट क्या है हमारे पास में t है, और इसके बाद में देखते हैं हम समाकलन में क्या लिखेंगे। समाकलन के अंदर जो सेकंड वाला है, सेकंड हमारे पास में है sin t, और ये dt, और इसके बाद फिर से dt हमारे पास में आया है। तो इसको आगे हल करते हैं हम, तो आगे हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो i इज इक्वल टू टी, और ये तो t आ गया ऐसा कैसा, sin t का समाकलन जो होगा ये माइनस कोस t होगा, तो ये माइनस का कोस t आ गया, और माइनस का चिन्ह, ये समाकलन, और यहाँ देखते हैं हम dt अपॉन t, इसका तो मान आ गया 1, t का t के रेस्पेक्ट में अवकलन हो गया 1। sin t का जो समाकलन करना है ये आ गया माइनस का कोस t, और ये जो बाहर आ गया ये आ गया dt। i इज इक्वल टू माइनस का t, और ये आ गया कोस t, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और कोस t और इंटू dt आ गया। इसको आगे हल करते हैं तो हमारे पास में आएगा i इज इक्वल टू माइनस का t कोस t, और कोस t का अगर समाकलन करते हैं हम तो हमारे पास में आ जाएगा प्लस का sin t, और ये प्लस में c और लगा देंगे, इसके अंदर अनिश्चित समाकलन है इसलिए हम इसके अंदर c और लगा देंगे। ये हमारे पास में t की फॉर्म में समाकलन होके आ गया। अब वापस हम t को x में चेंज करेंगे। t को किस में चेंज करेंगे, x में चेंज करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर t को हम x में वापस से चेंज करें तो हम ये देखेंगे कि t बराबर हमने क्या माना था, tan इनवर्स x, यानी t की जगह हम क्या रखेंगे, tan इनवर्स x रखेंगे। देखो t की जगह तो हम रख देते हैं i इज इक्वल टू माइनस का साइन tan इनवर्स x। अब ये कोस t है, इसको भी x की फॉर्म में बदलना है। मैं इस साइड में लिख देता हूं, सिंस हमारे पास में ये था कि हमने ये माना था कि tan इनवर्स x को हमने t माना था, यानी tan t इज इक्वल टू x था, tan t इक्वल टू क्या था, x था। अब इसको यहाँ से कोस की वैल्यू निकालनी है हमें, किसकी निकालनी है, कोस की निकालनी है। तो इसको हम अगर ऐसे देखें कि ये tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा होता है लंब बटा आधार के, तो लंब बटा आधार, इसके नीचे हम 1 मान लेते, तो l का मान हमारे पास में x है और 1 का मान 1 है, तो k का मान क्या आ जाएगा, वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब हमें चाहिए किसका मान, कोस t का मान चाहिए। कोस t क्या होता है, लाल बट्टा कक्का से हम देख सकते हैं। कोस t का मान होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार हमारे पास में 1 था और कर्ण 1 प्लस वर्गमूल एक्स स्क्वायर आया है। ये किसका मान आया है, कोस t का। इसका मतलब हम यहाँ कोस t की जगह लिख सकते हैं इनटू में 1 बटा वर्गमूल 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये चेंज हो गया किसमें, x में। अब हमें sin t को और चेंज करना है, तो प्लस sin t क्या होता है, sin t का मान निकालेंगे तो ये होता है लंब बटा कर्ण।
लंब का मान हमारे पास में क्या है x, तो यहाँ आ जाएगा x बटा वर्गमूल 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम x बटा में वर्गमूल 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का c आ गया। तो ये जो इसका फाइनली आंसर जो आया है हमारे पास में, ये आया है हमारे पास में, देखो I इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स इंटू 1 बटा वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x बटा वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का c आ गया। तो ये इसका फाइनली आंसर आया है। मैं आशा करता हूं कि बच्चों ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और इसे आप फिर से देख सकते हैं कि इसे किस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। अपन बहुत ही बहुत आसान तरीके से यहाँ हल देखते हैं और थोड़ा धीरे पढ़ेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप गलती ना करें। ये वापस से चेंज करने के लिए मैंने इस साइड अलग से बता दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हमारे पास में क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में दो प्रवलय दिए हैं। जो दो प्रवलय हैं, इन दोनों प्रवलयों के बीच में जो क्षेत्रफल गिरा हुआ है, ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो जो क्षेत्रफल है हमारे पास में वो निकालते हैं। क्या आएगा, देखो इसने दिया है हमें कि दो प्रवलय y बराबर में एक्स स्क्वायर तथा x बराबर में वाई स्क्वायर से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका मतलब पहले हम यहाँ चित्र समझते हैं कि दो प्रवलयों के बीच में कौन सा क्षेत्र गिरा हुआ है और कौन से क्षेत्रफल की ये बात कर रहा है। चलो पहले तो हम प्रवलय बना लेते हैं। अगर हम प्रवलय बनाते हैं तो देखो पहले जो प्रवलय है y बराबर में एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर बराबर में y है, तो ये जो प्रवलय है ये बनेगा ऐसे। ये जो प्रवलय बना है ये बनाया है हमारे पास में y बराबर में एक्स स्क्वायर, y बराबर में एक्स स्क्वायर का प्रवलय बना है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रवलय के ऊपर। तो दूसरा जो प्रवलय है हमारे पास में वो है x बराबर में वाई स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर बराबर में x है। तो ये प्रवलय बनेगा इस साइड में। ये जो प्रवलय है ये है x बराबर में वाई स्क्वायर, y बराबर x वाई स्क्वायर बराबर में x है। ये दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो दोनों से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास में क्या है, दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल तो यही है। यानी ये जो डार्क मैं कर रहा हूँ, यहाँ व्हाइट जो कर रहा हूँ मैं, ये जो है छायांकित भाग जो है ये अविष्ट क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल पूछ रहा है। और जो इसके यहाँ जो बिंदु होंगे ओरिजिन के, ये 0,0 हैं। अब हम ये प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करेंगे। ये जो a लिख लेते हैं यहाँ, a प्रतिच्छेदन बिंदु हम ज्ञात करते हैं। और अगर हम एक काम करें कि यहाँ हम देखते हैं कि ये यहाँ आके मिलता है। ये देखो पहले ऊपर वाला जो ग्राफ है, ये कर्व है, इसके अंदर ऊपर वाले प्रवलय का समीकरण काम में आ रहा है। तो इसका समीकरण काम में लेके और लिमिट हम यहाँ मूल बिंदु से लेके बिंदु ए तक की लगा देते हैं। तो इस कर्व से गिरा हुआ नीचे, यानी ये जो पीले कलर की लाइन है, इससे नीचे वाला ये पूरा क्षेत्रफल आ जाता है। और इसके बाद में हम ये करते हैं कि ये जो दूसरा हमारे पास प्रवलय है y बराबर में एक्स स्क्वायर, ये इसकी जो x की लिमिट ले लेते हैं 0 से a तक की, और ये समीकरण हम काम में ले लेते हैं। और ये ऊपर वाले पीले रंग का जो हमारे पास में प्रवलय है, इस वाले में से ये ग्रीन वाला घटा देते हैं, तो हमारे पास में ये अभिष्ट क्षेत्रफल बच जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं और हल करते हैं। आगे दिया है, पहले तो दिया है y बराबर में एक्स स्क्वायर, इसको कह देते हैं समीकरण 1, और दूसरा है x बराबर में वाई स्क्वायर, ये है समीकरण नंबर 2। ये हमारे पास में है समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से देखते हैं हम। समीकरण 1 व 2 से देखते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो, समीकरण 1 व 2 से अगर हम देखते हैं तो जो बिंदु ए है दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु है, यानी दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। तो एक का मान उठा के हम दूसरे समीकरण में रख देते हैं आसानी से। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ y की जगह हम क्या रख दें, या फिर हम इसके अंदर जो x का मान है वो निकाल के यहाँ रख देते हैं। तो देखो y की जगह हम यहाँ रख लेते हैं एक्स स्क्वायर। तो समीकरण 1 व 2 से तो x बराबर में हमारे पास में आया है, यहाँ y की जगह ऊपर वाले समीकरण से मान रखते हैं तो हमारे पास में आएगा एक्स स्क्वायर, और ये आ गया इसका स्क्वायर आ गया। यानी इसको और हल करते हैं तो x
इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, यानी इसको और हल करें तो एक्स की पावर 4 माइनस का एक्स आ गया और बराबर में आ गया 0। अब इसके लिए आगे देखते हैं, दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो यहां बच गया एक्स क्यूब माइनस का 1 बराबर में 0। और x के मान ज्ञात करते हैं हम यहाँ, तो देखो या तो x के बराबर में 0 है या फिर एक्स क्यूब माइनस का 1 बराबर में 0 है, यानी यहां से तो हमारे पास x बराबर में 1 आया और यहां से हमारे पास में आया x बराबर में 0 आया है। x के दो मान आ गए। तो अब हम देखते हैं कि जब x बराबर में 0 है तब देखो कोई से भी समीकरण में रख लेते हैं और y का मान देख लेते हैं। अगर x का मान यहां 0 रखते हैं तो y का मान 0 आ जाता है, ऊपर वाले में रखते हैं तो भी हमारे पास में 0 आ जाता है। जब x का मान 0 तो y का मान 0, तो ये तो बिंदु है 0,0 आ गए, ये पहले से हमने निर्दिष्ट कर दिया है यहाँ पे। अब दूसरे बिंदु पे हम चलते हैं कि जब x बराबर में 1 तब y बराबर में क्या आएगा, x बराबर में 1 तब y बराबर में क्या आएगा। जब x का मान कोई से भी समीकरण में इसमें रख लो या इसमें रख लो, कहीं पर भी आप रखेंगे x का मान 1 तो y का मान भी 1 ही आ जाएगा। तो ये y का मान भी 1 ही आ गया, x का मान भी 1 ही आ गया और y का मान भी 1 ही आ गया। तो हमारे पास में जो बिंदु a है इसके निर्देशांक आए हैं 1,1, यानी यहां से लेके x की लिमिट ये है 1,0 और ऊपर जो बिंदु आया है ये क्या है 1,1 है। ऊपर वाला जो कर्व है इसके अंदर हम x की लिमिट लगाएंगे तो इसके अंदर y का मान लिखेंगे। देखो अभिष्ट क्षेत्रफल के लिए अभिष्ट क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे तो हम देखते हैं कि 0 से 1 लिमिट लगाते हैं और ऊपर वाला जो कर्व है इसके अंदर देखो ऊपर वाला कर्व यही है, इसके अंदर x की लिमिट लगा रहे हैं तो x का यहां से y का मान निकाल के रखेंगे x की फॉर्म में। तो यानी इसको और हल करते हैं तो हम लिखेंगे y की वैल्यू आ गई ये √x, y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ √x आ गई, यानी वर्गमूल x आ गई। तो यहाँ लिख देंगे हम वर्गमूल x और ये dx, इसमें से घटा देंगे 0 से 1 ही इसकी लिमिट है और इसमें से क्या घटा देंगे जो नीचे वाला है यहाँ से घटा देंगे। देखो y बराबर में x² है तो y की इसकी जगह यहाँ रख देंगे हम x² और ये आ गया हमारे पास में dx आ गया, यानी इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसे एक साथ लिखते हैं या अलग अलग हल कर लें एक ही बात है। तो इसे देखते हैं हम कि हमारे पास में क्या आएगा। अभिष्ट क्षेत्रफल है 0 से 1 और ये x की पावर 1/2 है। x की पावर 1/2 यानी समाकलन हो x की पावर n dx का तो हम लिखते हैं x की पावर n+1/n+1 और प्लस का c। निश्चित समाकलन है तो c नहीं लिखते, यहाँ पावर में 1/2 है तो 1/2 + 1 यानी x की पावर 3/2 बटा में 3/2 आ गया। माइनस का चिन्ह, सॉरी यहाँ समाकलन करने के बाद में हम इसकी सीमा डायरेक्ट ही लगा देते हैं। जब हम समाकलन कर रहे हैं तो हम इसके अंदर सीमा अप्लाई कर देंगे तो यहाँ लिख देते हैं हम 0 से 1 और इसके बाद में चलते हैं माइनस का चिन्ह और यहाँ हम लगा देंगे x² का जो समाकलन होगा वो होगा x³ आ जाएगा और ये 0 से 1 इसकी सीमा आ गई। इसको आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास में क्या आएगा। अभिष्ट क्षेत्रफल जो होगा यहाँ देखते हैं हम कि सबसे पहले तो हम यहाँ देखते हैं कि ये यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये तो 2/3 आ गया। ऊपर वाली लिमिट रखते हैं तो 1 ही आ गया, 1 रखने से 1 आ गया। माइनस क्या आ गया 0 आ गया, 0 रखेंगे x की जगह तो 0 हो जाएगा। और अब इसके बाद माइनस का चिन्ह इसके अंदर लिखते हैं, पहले अपर लिमिट तो 1/3 आ गया और माइनस 0 रखते 0 आ गया। तो इसके बाद जो आएगा हमारे पास में जो अभिष्ट क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, ये तो आ गया 2/3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस का 2/3 माइनस और ये क्या बच गया 1/3। और अभिष्ट क्षेत्रफल हम लिखते हैं, अभिष्ट क्षेत्रफल 2/3 माइनस 1/3 यानी 1/3, 1/3 बच गया और क्षेत्रफल को लिखते हैं हम वर्ग इकाई में। तो जो दोनों से गिरा हुआ क्षेत्रफल होगा ये क्या होगा, ये जो दोनों प्रवलय से गिरा हुआ क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/3 वर्ग इकाई। यानी जो हमारे पास में अभिष्ट क्षेत्रफल है जो हमने छायांकित भाग बनाया है इस
डायग्राम में जो छायांकित भाग है इसका जो क्षेत्रफल होगा 1/3 वर्ग इकाई होगा, जो दिए गए प्रवलयों के बीच में गिरा हुआ है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगले प्रश्न के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो अगला प्रश्न देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ है हमारे पास में अवकल समीकरण कि अवकल समीकरण को हल कीजिए। अवकल समीकरण लिखा हुआ है, अवकल समीकरण को हमें हल करना है। तो अगर अवकल समीकरण को हम हल करें तो यहां पहले अवकल समीकरण की फॉर्म देखते हैं कि अवकल समीकरण किस फॉर्म में है। देखो ये लिखा हुआ है dy/dx और यहां लिखा हुआ है ऊपर x इंटू में 2 cos x प्लस का 1 और इसके बाद में नीचे लिखा हुआ है sin y प्लस y cos y को हल कीजिए। यानी dy/dx के बराबर में ऊपर पूरी टर्म्स x की है और नीचे पूरी टर्म्स है वो है y की। तो यानी हम यहां से चर पृथक्करण कर सकते हैं, यानी वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं। y वाले पद dy के साथ ले जा सकते हैं और x वाले पद dx के साथ ले जा सकते हैं और इसे हम हल कर सकते हैं। देखो dy dx है और यहां है x 2 cos x प्लस का 1 और इसके नीचे है sin y प्लस y cos y लिखा हुआ है। ठीक है, dy/dx बराबर में x 2 cos x प्लस 1 बटा में sin y प्लस y cos y है। इसे हम हल करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा। देखो इस पूरी टर्म्स को इस साइड y की साइड ले आते हैं, यानी हम करते हैं चर पृथक्करण। चर पृथक्करण करने पर हमारे पास में क्या आएगा, sin y प्लस y cos y, sin y प्लस y cos y और बराबर में इंटू में dy और बराबर में आएगा हमारे पास में x 2 cos x और प्लस का 1 और इसके साथ आ जाएगा हमारे पास में dx आ जाएगा। अब इसका हम समाकलन कर लेते हैं। तो समाकलन करने पर यहां लिख देते हैं हम समाकलन करने पर अगर हम समाकलन करें तो इस साइड लगा देते हैं, ये तो आ गया sin y और ये आ गया y cos y और इसके साथ लिख देते हैं हम dy और ये समाकलन का साइन और x, ये आ गया x और 2 cos x प्लस का 1 और ये आ गया dx आ गया। इसके साथ हम अलग अलग भी समाकलन लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास में स्टेप होगी इसके अंदर हम ये कर लेते हैं समाकलन sin y और ये आ गया हमारे पास में dy और प्लस समाकलन y cos y और ये आ गया dy इज इक्वल टू, ये हमारे पास में इसको ऐसा कैसा ही रख लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर ऐसा कैसा ही हम रखें तो भी हमारे पास में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिख लेते हैं x 2 cos x और प्लस का 1 और ये आ गया हमारे पास में dx आ गया। अब इसका हम समाकलन करते हैं। तो इसका अगर हम समाकलन करें तो क्या आएगा, देखो sin y का समाकलन तो हो जाएगा माइनस का cos y और इसका जब समाकलन करते हैं हम तो फर्स्ट और सेकंड से करेंगे। फर्स्ट और सेकंड से करते हैं तो इसमें फर्स्ट किसको मानेंगे, आई लेट से हम बात करें तो आई एल ए 3 नंबर पे ए आ जाता है, यानी एलजेब्राइक फंक्शन को फर्स्ट मानते हैं और जो बच गया उसको हम सेकंड मानते हैं। तो इसका अगर हम समाकलन करें तो हम देखते हैं कि फर्स्ट को बाहर रखते हैं। ऐसे कैसे, तो फर्स्ट को बाहर रख लेते हैं हम। तो फर्स्ट को बाहर रखते हैं तो हम रखेंगे y को रख लिया बाहर और cos y का समाकलन तो यहाँ रख दिया हमने cos y dy माइनस का चिन्ह, एक बड़ा सा समाकलन का चिन्ह। और यहाँ देखते हैं कि यहाँ हम लिखेंगे अब जो फर्स्ट का जिसका हमने कुछ नहीं किया था उसका सेकंड स्टेप में हम अवकलन करेंगे, यानी यहाँ y का dy के रेस्पेक्ट में, यानी y के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। और इसके साथ मल्टीप्लाई में समाकलन, जिसका पहले समाकलन किया था उसी का फिर से हमें समाकलन करना है और यह है cos y और dy और यहाँ ब्रैकेट फिर से हम वापस लगा देते हैं और बार हमारे पास में आ जाएगा dy आ जाएगा। बार हमारे पास में क्या आ जाएगा, dy आ जाएगा। और तो इसलिए हमारे पास में जो आया है वो ये आया है कि y cos y dy माइनस फिर समाकलन है dy अपॉन dy और cos y dy इंटू में dy है। ये
जो बराबर के इक्वल के पहले है स्टेप, उसका हमने हल किया है। अब चलते हैं हम अगली स्टेप पे। अगली स्टेप की अगर हम चर्चा करें तो इसमें भी हमें आइलेट से करना होगा। अगर आइलेट से देखते हैं तो फर्स्ट वाला एल्जेब्राइक फंक्शन है x है, तो इसको फर्स्ट मानेंगे, और आगे वाला हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है तो इसको हम सेकंड मान लेते हैं। और इक्वल टू में जो चल रहा है हमारे पास में, इसके इक्वल में है आगे, इसके इक्वल में इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। अगर इसके इक्वल में हम सॉल्यूशन देखते हैं तो हमारे पास में जो आएगा वो ये होगा कि इक्वल टू, और फर्स्ट को हम कुछ नहीं करते, फर्स्ट का तो फर्स्ट को हम बाहर रख लेते हैं, और सेकंड का हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो फर्स्ट तो हमारे पास में x है तो इसको ऐसा कैसा, और फिर समाकलन का चिन्ह, और हमारे पास में आ जाएगा 2 cos x और प्लस का 1, और यहाँ इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा dx, यानी जो फर्स्ट था इसको हमने बाहर ऐसा कैसा रख लिया, x इंटू में 2 cos x प्लस का 1 और dx। अब हम चलते हैं आगे, बीच में माइनस का चिन्ह, और यहाँ लिखते हैं एक बड़ा सा समाकलन, और इसके अंदर रखते हैं जिसका हमने कुछ नहीं किया था उसका अब हम अवकलन करेंगे, यानी dx बटा में dx आ जाएगा, और समाकलन का चिन्ह, और जिसका पहले समाकलन किया था फिर से उसी का समाकलन हमें करना है, तो हमारे पास में आ जाएगा 2 cos x और प्लस का 1, और ये आ गया dx, और ये हमने लिख लिया इसको पूरा, और इसके बाहर भी हमारे पास में dx आएगा। चलो तो इसको आगे हल करते हैं हम, और आगे हल करते हैं तो देखो हमारे पास में क्या आएगा, इक्वल टू में माइनस का cos y, या नीचे लिख देता हूं मैं माइनस का cos y, और यहाँ देखते हैं कि cos y का जो समाकलन होगा वो आएगा sin y, तो यहाँ लिख देता हूं मैं प्लस y sin sin y आ गया। अब हम यहाँ देखते हैं कि dy अपॉन dy का y के रेस्पेक्ट में अवकलन 1 हो गया। cos y का अगर हम समाकलन देखें तो हमारे पास में आएगा sin y आ जाएगा, क्या आएगा, sin y आ जाएगा। लेकिन फिर से हमें बाहर समाकलन का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए फिर से हमें समाकलन करना है, तो sin y का फिर से आप समाकलन करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, sin y आ जाएगा, cos y आ जाएगा। तो ये माइनस का चिन्ह, और ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो cos y माइनस का, और यहाँ हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस, और ये आ जाएगा माइनस का cos y, माइनस का cos y आ जाएगा। एक बार अवकलन हुआ sin y, दोबारा हुआ माइनस का sin cos y आ गया। और इसके बाद में हम चलते हैं, यानी इक्वल के पहले की जो टर्म्स थी उसका सॉल्यूशन हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, x ऐसा कैसा रख लिया हमने, और 2 cos x प्लस 1 का हमें समाकलन करना है। इसका अगर हम समाकलन देखें तो 2 तो ऐसा कैसा रहेगा, और cos x का जो समाकलन होगा ये हो जाएगा sin x, तो ये आ गया 2 sin x, और प्लस 1 है इसका समाकलन हो गया x। और अब हम चलते हैं आगे, तो माइनस का चिन्ह, और dx के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, x के रेस्पेक्ट में जो अवकलन होगा वो 1 आ जाएगा। और इसके अंदर जो समाकलन का चिन्ह है इसको हल करते हैं तो हमारे पास में आएगा 2 sin x और प्लस का 1, और इसके बाहर फिर से हमारे पास dx। ये अंदर वाले समाकलन का हमने हल किया है, अब बाहर वाले समाकलन का अब हल करेंगे हम। तो हमारे पास में जो आया है ये तो ये आया माइनस का cos y प्लस y sin y, और ये माइनस माइनस प्लस का cos y, और इक्वल टू ये आ गया हमारे पास में x 2 sin x और प्लस का x आ गया। और अब हम इसका हल करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो जो पहले हमने हल किया था उसका आएगा 2 cos x है, तो 2 ऐसा कैसा, cos का हो गया sin x, और 1 का था ये 1 आ गया था यहाँ, तो यहाँ x करना है, 1 का समाकलन जो करेंगे ये x आएगा। इसको सुधार करते हैं, यहाँ हमारे पास में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और अब हम इसका फिर से समाकलन करते हैं तो माइनस का चिन्ह, और यहाँ देखते हैं कि देखो 2 तो ऐसा कैसा रहेगा, sin x का अवकलन जो होगा वो हमारे समाकलन जो होगा ये हमारे पास में आएगा माइनस का cos x, sin x का जो समाकलन होगा माइनस का cos x आ जाएगा। और यहाँ जो x है इस x का जो समाकलन होगा ये आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। और इसके बाद में है प्लस का c लगा देते हैं, इसे और हल करते हैं हम, देखते हैं आगे क्या होगा। देखो यहां हम देखते हैं तो ये cos y माइनस का है और ये cos y
प्लस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। और अब हम इसमें लिखें तो हमारे पास में इस साइड में जो बचेगा ये बचेगा y साइन y बच जाएगा, y साइन y बच जाएगा। और इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करें हम तो ये आ जाएगा 2x साइन x और प्लस का x स्क्वायर। इसको और हल कर रहे हैं अंदर तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आ गया 2 कोस x, ये आ गया 2 कोस x आ गया हमारे पास में। और इसके बाद में हम चलते हैं कि ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये प्लस का c आ गया। और इसके आगे और हल करें हम तो आगे हल करें तो हमारे पास में जो आएगा y साइन y इज इक्वल टू ये है 2x साइन x और ये माइनस का 2 कोस x लिख लिया हमने। ये देखो x स्क्वायर है 1 और ये है एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी प्लस का एक्स स्क्वायर है माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 है। एक एक्स स्क्वायर में से आधा एक्स स्क्वायर जाएगा तो प्लस का एक एक्स स्क्वायर बच जाए, आधा एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा और ये प्लस का c। ये इस अवकल समीकरण का फाइनली जो सॉल्यूशन आया है वो ये आया है हमारे पास में कि y साइन y बराबर में 2x साइन x माइनस का 2 कोस x प्लस का प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का c आया है, यानी y साइन y इज इक्वल टू 2x साइन x माइनस का 2 कोस x प्लस का x स्क्वायर बाई 2 आया है। और इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे और जो अगला प्रश्न होगा इसका सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा। देखो हमने देखो यहाँ देखो ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारे पास में यहाँ जो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ प्लस रहेगा और यहाँ पर भी प्लस रहेगा, यहाँ पर भी प्लस रहेगा, यानी y साइन y इज इक्वल टू 2x साइन x प्लस 2 कोस x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का c आएगा। यानी ये माइनस का मल्टीप्लाई करने के बाद हमने माइनस ही रख दिया था, यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, इसको देख सकते हैं आप आसानी से, फिर से देख सकते हैं आप इसे। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे और अगला जो प्रश्न है हमारे पास में वो क्या है। अगला जो प्रश्न है ये है हमारे पास में कि एक हमें सदिश दिया है और इसके अनुदिश हमें इकाई सदिश ज्ञात करना है, यानी एकांक सदिश हमें ज्ञात करना है। इकाई सदिश अगर हम यहाँ ज्ञात करते हैं तो हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ आई के प्लस, यानी इसको हम लिख लेते हैं कि दिया है आई के प्लस जे कैफ प्लस का 2 के कैफ और इज इक्वल टू ए वेक्टर। इसको मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर के बराबर है। ए का हम एकांक सदिश लिखें यानी ए कैफ, इसको कहते हैं एकांक सदिश यानी मात्रक सदिश या फिर इसे एकांक सदिश कहते हैं। तो ये एकांक सदिश जो होगा ये होगा ए वेक्टर ए कैफ इज इक्वल टू ए वेक्टर बटा में मोड ऑफ ए, मोड ऑफ ए। तो ए वेक्टर हमारे पास में है, ए का मोड और हम ज्ञात कर लेते हैं। तो ए वेक्टर का मोड हम ज्ञात करते हैं तो हम ज्ञात करेंगे 1 का स्क्वायर, यानी जो ए बी सी इसके मल्टीप्लाई में है, आई जे के कोफिशिएंट है, ये लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास में आ गया √6 आ गया, यानी ए वेक्टर का जो मोड है ये हमारे पास में आया है √6 आया है। अब हम देखते हैं ए कैफ। तो ए कैफ था ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए, यानी आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस 2 के कैफ और बटा में आ गया √6, यानी ए कैफ की वैल्यू आ गई। इसको लिख सकते हैं 1 बटा √6 और आई कैफ और 1 बटा 6 जे कैफ और 2 बटा √6 और ये आ गया हमारे पास में के कैफ आ गया। यानी जो हमारे पास में जो ए कैफ आया यानी एकांक सदिश आया है वो आया है ए कैफ इज इक्वल टू 1 बटा √6 आई के प्लस 1 बटा √6 जे के प्लस 2 बटा √6 के कैप आया है। तो ये प्रश्न छोटा ही है और मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे और अगला जो प्रश्न है ये होगा हमारे पास में, अगला जो प्रश्न है ये भी देखो हमारे पास में दर्शाया कि ये भी सदिश से संबंधी आया है, सदिश से संबंधित ही प्रश्न आया है और ये भी अच्छा प्रश्न है। और इसमें लिखते हैं हम, देखो इसमें पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है, इसने पूछा है कि दर्शाइए कि बिंदु
2i कैप माइनस आई माइनस 4j कैप माइनस आई के प्लस 4j कैप एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये बिंदु दिए हैं हमें। जैसे मान लो कि हमें ये दर्शाना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये है कि हमें दो भुजाएं समान मिल जाएं इसके अंदर, तो हम भुजाएं निकालेंगे। जैसे मान लो कि ये हमारे पास में कोई त्रिभुज है, ये हमारे पास त्रिभुज है और ये एक बिंदु है। इस बिंदु के निर्देशांक हमें दिए हैं 2i कैफ और इसका जो निर्देशांक है ये मान लेते हैं माइनस का i और इसको नाम दे देते हैं हम b और माइनस का 4j कैफ है। और यहाँ जो हम देखते हैं कि जो c बिंदु है हमारे पास में ये है माइनस का i कैफ और प्लस का 4j है। और इसे आगे हल करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बिंदु a के स्थिति सदिश, यानी यहाँ लिखें हम बिंदु A के स्थिति सदिश। अगर बिंदु A के अगर हम स्थिति सदिश लिखें उसे लिखेंगे हम OA वेक्टर। क्या लिखेंगे? OA वेक्टर। OA वेक्टर का मतलब ये होगा 2i कैफ और बिंदु B का स्थिति सदिश, बिंदु B का जो स्थिति सदिश होगा ये होगा हमारे पास में OB वेक्टर। और OB वेक्टर अगर हम ज्ञात करते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा माइनस का i कैफ और माइनस का 4j कैफ। और इसके बाद हम लिखें बिंदु C का स्थिति सदिश लिखें। बिंदु C का स्थिति सदिश अगर हम लिखें या तो हमारे पास में आएगा OC वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का i कैफ और प्लस का 4j कैफ। ये हमारे पास में ये स्थिति सदिश आ गए बिंदु A, B और C इसके लिए, यानी OA वेक्टर, OB वेक्टर और OC वेक्टर के मान हमारे पास में आ गए हैं। और अब हम यहाँ देखते हैं कि हमें AB निकालना है। अब हमें क्या निकालना है? AB निकालना है, फिर BC निकालना है, फिर CA निकालना है। तो अगर हम AB की बात करें तो AB वेक्टर ज्ञात करना है हमें। AB वेक्टर का मतलब ये हुआ कि A से B की वेक्टर यानी AB वेक्टर ये ज्ञात करना है तो OB माइनस OA करेंगे। हम क्या लिखेंगे? OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। और AB वेक्टर की जो वैल्यू आई है हमारे पास में वो आई है हमारे पास में OB जो है हमारे पास में माइनस का i कैफ माइनस का 4j कैफ माइनस OA है हमारे पास में 2i कैफ, यानी हमारे पास में जो AB वेक्टर आया है वो आया है माइनस का 3i कैफ और माइनस का 4j कैफ। ये हमारे पास में AB वेक्टर आया है। अब हम लिखें कि AB वेक्टर का मोड, AB वेक्टर का जो मोड है ये आएगा हमारे पास में वर्गमूल माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर हमारे पास में आया 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी वर्गमूल 25, यानी हमारे पास में 5 इकाई आ गया। ये जो दूरी है हमारे पास में AB ये हमारे पास में आई है 5 इकाई। AB जो दूरी है हमारे पास में वो आई है हमारे पास में 5 इकाई। तो 5 इकाई देखो इसको लिखेंगे हम 5 इकाई है, ये हमारे पास में आई है 5 इकाई AB। अब हम ज्ञात करते हैं BC। अब हम लिखते हैं BC वेक्टर। अगर हम BC वेक्टर की बात करें तो BC का मतलब यह होगा कि हमें OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर हमें लिखना होगा। तो OC वेक्टर हमारे पास में जो है OC वेक्टर है माइनस i कैफ प्लस 4j कैफ। तो यहाँ लिख देते हैं हम माइनस का i कैफ और ये लिखा हमने प्लस का 4j कैफ और माइनस का चिन्ह लगा देंगे यहाँ। और OB वेक्टर हमारे पास में माइनस i और माइनस का 4j कैफ। तो यहाँ लिख देंगे हम माइनस का i कैफ और माइनस का 4j कैफ, यहाँ लिख देते हैं हम। तो BC वेक्टर की अगर हम चर्चा करें, BC वेक्टर की अगर हम चर्चा करते हैं तो देखो माइनस i कैफ और ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस का i कैफ और प्लस का 4j और ये माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ, तो प्लस का i कैफ हो गया और ये भी हमारे पास में प्लस का 4j कैफ हो गया। तो ये तो माइनस i और माइनस i कैंसिल हो गया और हमारे पास में BC वेक्टर जो मान आया है ये आ गया हमारे पास में 8j कैफ हो गया, 8j कैफ हो गया। और अगर हम BC वेक्टर का मोड ज्ञात करें तो हमारे पास में आएगा 8 का स्क्वायर आ जाएगा, वर्गमूल 8 का स्क्वायर, यानी BC की जो वैल्यू आएगी वो 8 इकाई आ जाएगी। BC जो इस त्रिभुज की जो भुजा है BC
वो हमारे पास में आएगी 8 इकाई। जो BC है ये हमारे पास में आई है 8 इकाई आई है, 8 इकाई आई है। अब हम याद करते हैं क्या, इसके बाद में देखते हैं हम BC निकाल लिया। अब हम निकालते हैं CA वेक्टर। CA वेक्टर का मतलब हम OA वेक्टर में से क्या घटा दें, OC वेक्टर हम घटा दें। तो OA वेक्टर जो हमारे पास में था वो क्या है, OA वेक्टर था, OA वेक्टर है 2i कैफ, यहाँ लिख देते हैं हम 2i कैफ और माइनस का चिन्ह। OC वेक्टर, जो OC वेक्टर है वो भी हम देख लेते हैं, माइनस i कैफ प्लस 4j कैफ, माइनस का i कैफ प्लस 4j कैफ है। और ये CA वेक्टर है। इसके बाद चलते हैं हम CA वेक्टर 2i कैफ है और ये भी i कैफ है, प्लस का हो जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास में 3i कैफ और ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 4j। और अब हम ज्ञात करते हैं क्या, CA वेक्टर का मोड, यानी हमारे पास में क्या आया 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, यानी हमारे पास में आ गया 25, यानी मोड ऑफ CA वेक्टर हमारे पास में आ गया 5 आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास में जो एक तो CA की वैल्यू है, जो CA की वैल्यू है वो हमारे पास में कितनी आई है, 5 इकाई, 5 इकाई आई है। अब हम यहाँ देखें तो देखो एक तो ये भुजा और एक ये भुजा, ये दोनों बराबर हैं। तो अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो वो समद्विबाहु त्रिभुज है। और हमने यही ज्ञात किया है कि जो एक तो हमने ज्ञात की है कि CA वेक्टर का मान 5 आया है और एक कौन सी भुजा का मान आया था 5, और एक हमारे पास में आया था AB भुजा का मान, और एक हमारे पास में क्या आया था, AB वेक्टर का मोड था, ये हमारे पास में 5 इकाई था, एक 5 इकाई ये था। तो मैं आशा करता हूं कि बच्चों ये प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, और जो अगला प्रश्न है वो होगा हमारे पास में, अगला प्रश्न जो है इसमें देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है, देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और इसमें लिखा है इसने कि प्रायिकता संबंधी प्रश्न है ये, कि इसमें जो दिया गया है इसके अंदर है, देखो इसके अंदर इसका हल देखते हैं हम। तो इसका हल अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में इसने दिया है, सिद्ध कीजिए कि यदि A व B दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो A डैश तथा B डैश भी स्वतंत्र होंगे, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि दिया है, हमें क्या दिया है, दिया है A व B दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, A व B क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, A व B स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर A व B स्वतंत्र घटनाएं हैं तो PA इंटरसेक्शन B बराबर में होगा PA डॉट PB होगा। ये तो हमें दिया है, ये हमें क्या किया इसने, ये तो हमें दिया है कि दो स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, तो अगर उनका हम डॉट करें PA डॉट PB तो हमारे पास में PA इंटरसेक्शन B आएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, देखो अब हमें A और A डैश और B डैश को भी स्वतंत्र घटनाएं सिद्ध करना है। तो हम डी मॉर्गन नियम से लिखें कि डी मॉर्गन नियम से अगर हम ये लिखें, डी मॉर्गन नियम से कि PA इंटरसेक्शन PB और इसके भी डैश लगा लें, इसके भी डैश लगा लें। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे हम PA यूनियन B और इसकी डैश लगा देंगे, ये ऐसे कर देंगे हम, PA यूनियन PB लिख देंगे और इसके ऊपर हम डैश लगा देंगे। अब जिसके ऊपर डैश लगा होता है इसका मतलब होता है कि किसी काम के सफल नहीं होने की प्रायिकता, और जिसके ऊपर डैश नहीं लगा होता उसका मतलब है किसी काम के सफल होने की प्रायिकता। तो अब हमारे पास में A यूनियन B के ऊपर डैश लगा हुआ है, इसका मतलब ये सफल नहीं होने की प्रायिकता है। इसका मतलब ये है कि सफल होने की प्रायिकता और असफल होने की प्रायिकता का जो कुल योग होता है वो 1 होता है। तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस पी A यूनियन B के बराबर भी लिख सकते हैं। PA यूनियन B डैश को हम क्या लिख सकते हैं, PA यूनियन B लिख सकते हैं, एक में से घटा के। तो यहाँ देखते हैं इसकी जगह, देखो आगे और हल कैसे करेंगे, PA डैश इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू 1 माइनस
पी ए यूनियन बी है, ये हमें दिया है, देखो पहले से दिया है। पी ए इंटरसेक्शन बी है तो पी ए डॉट पी बी है, इसको हम लिख सकते हैं। देखो हमारे पास में जो नियम है ये है पी ए इंटरसेक्शन बी और इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। अगर पी ए यूनियन बी को हम इस साइड लेके आ जाएं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, पी ए यूनियन बी और इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी और माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, ये लिख सकते हैं हम। यानी पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, और पी ए यूनियन बी को इस साइड लेके आ जाए तो हम लिख सकते हैं पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यानी इस पी ए यूनियन बी की जगह हम ये लिख सकते हैं, क्या, इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि पी ए और प्लस पी बी और माइनस का आ जाएगा हमारे पास में पी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखते हैं कि हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक माइनस और इसे लिख देते हैं हम पी ए, और यहाँ पर भी हमारे पास माइनस हो गया और ये आ गया हमारे पास में पी बी और ये हो गया प्लस का चिन्ह, इस माइनस की वजह से प्लस का चिन्ह हो गया। लेकिन पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह हम क्या लिखेंगे, पी ए डॉट पी बी लिखेंगे। तो यहाँ रख देते हैं हम पी ए डॉट पी बी, यहाँ रख देते हैं हम पी ए डॉट पी बी रख देते हैं और इसे आगे हल करते हैं हम। तो हमें क्या मिलेगा, देखो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू, यहाँ देखते हैं हम इन दोनों में से हमारे पास में क्या कॉमन आया। देखो एक माइनस पी ए है, इसको तो लिख सकते हैं हम पी ए डैश। पी ए डैश को क्या लिख सकते हैं, एक माइनस पी ए, तो इसको एक माइनस पी ए को हम क्या लिख सकते हैं, पी ए डैश। इन दोनों में से हमारे पास में जो कॉमन आ रहा है ये आ रहा है हमारे पास में क्या, पी बी कॉमन आ रहा है। हमारे पास में क्या कॉमन आया, पी बी कॉमन आया है और माइनस का चिन्ह भी हमने कॉमन ले लिया। तो हमारे पास में एक माइनस पी ए बच गया, एक माइनस क्या बच गया, पी ए बच गया। तो इसे आगे हल करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो पी ए डैश आ गया और इसको फिर से हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम पी ए डैश, क्या लिख सकते हैं, पी ए डैश लिख सकते हैं। यहाँ हमारे पास में जो है ये पी बी है, देखो यहाँ हमारे पास में है पी बी और इसको लिख सकते हैं हम इनटू में पी ए डैश लिख सकते हैं। इन दोनों में से फिर हमारे पास में पी ए डैश कॉमन आ रहा है, पी ए डैश कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास में बच गया एक माइनस पी बी बच गया। यही बचा है हमारे पास में। ये किसके बराबर चल रहा था, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के चल रहा था। और अब हम इसकी जगह रख देते हैं पी ए डैश, तो ऐसा कैसा है, एक माइनस पी बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी बी डैश लिख सकते हैं। और ये किसके इक्वल था, पी ए डैश इंटरसेक्शन पी के। और हम ये कह रहे हैं कि दो अगर स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो पी ए डॉट पी बी बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। और अब हमारे पास में डैश में आ गई घटनाएं, यानी सफल नहीं होने की घटनाएं, तो पी ए डैश डॉट पी बी डैश है और किसके इक्वल आ गई, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ गई। तो हम कह देंगे कि अतः ए डैश तथा बी डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी, स्वतंत्र घटनाएं होंगी। ये हमने सिद्ध कर दिया है। मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप बार बार वीडियो देखें और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा फायदा उठाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए इसे। थैंक यू।